ऑलराइट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हेपेटाइटिस बी की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस बी, आप याद रखें कि ये एक सबसे पहली बात कि ये एक वायरस है और ये डीएनए फैमिली का वायरस है, यानी इसके अंदर डीएनए मटीरियल होता है। हेपेटाइटिस वायरस की जो किसी भी इंसान के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन होगी तो उसका आउटकम जो है वो डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर की ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, कितने अरसे से उसको एक्सपोजर हुआ है वायरस का। हो सकता है कि किसी बंदे को हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन हो और वो एक्यूट हेपेटाइटिस के फेज़ में रहा हो मरीज़, यानी अभी तक वो एक्यूट हेपेटाइटिस में है। ये भी हो सकता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस का जो दूसरा आउटकम है कि एक्यूट हेपेटाइटिस के बाद, यानी जिसको हम जिगर की सोजिश कहते हैं, उसके बाद वो एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो रिकवर कर जाए, तो रिकवरी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस का मरीज़ रिकवर ना करे और वो क्रॉनिक फेज़ में चला जाए। क्रॉनिक फेज़ का मतलब क्या है कि या तो उसके अंदर हेपेटाइटिस यानी सोजिश रहेगी और वो बढ़ती जाएगी और वो बढ़ के इंजरी इतनी बढ़ जाएगी कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए, जिसको सिरोसिस कहते हैं, या अल्टीमेट फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है लिवर के अंदर। और लिवर पूरा का पूरा लिवर जो है उसमें फाइब्रोसिस के फाइब्रोटिक बैंड्स आना शुरू हो जाते हैं। और जब फाइब्रोटिक बैंड आते हैं तो लिवर जो है वो अपने साइज़ में कम हो जाता है, यानी श्रिंक कर जाता है और उसके सारे के सारे मेजर फंक्शन जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज्ड मेजर फंक्शंस ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और लॉन्ग स्टैंडिंग जो सिरोसिस है वो आगे चलकर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है, यानी कैंसर की बायस बन सकता है। इम्पॉर्टेंट बात आज के लिए अभी फ़िलहाल ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक हेपेटाइटिस वायरस किन लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हेपेटाइटिस वायरस बेसिकली हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए भी फैल सकता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन से मुराद है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू दी, तो पर्सन टू पर्सन अगर कांटेक्ट से फैले तो उसका हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्टेड वूंड था या उसका इन्फेक्टेड पर्सन का किसी ने कोई टूथब्रश यूज़ कर लिया या कोई प्रिक उससे लग गया है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरी होती है वर्टिकल। वर्टिकल होती है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। ये भी हो सकता है कि हाँ, पेरेंट टू चाइल्ड, जैसे मदर से हो सकती है बेबी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगरचा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसका केस ज़रा रेयर है। क्यों? क्योंकि आजकल स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है, तो स्क्रीनिंग में पता चल जाता है। और इसी तरीके से फिर जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स में ले लें, वो जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको ये हेपेटाइटिस बी वगैरह, या जो नर्सेस काम करती हैं उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम देखें कि हेपेटाइटिस बी कैसे करेगा, हम ज़रा थोड़ा सा लाइफ साइकिल को देख लेते हैं और उसी लाइफ साइकिल से हमने इंटरप्रिटेशन लेनी है कि हमारा जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे, इफ़ दिस इज़ द साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट ही क्यों? पहली बात तो ये है कि हेपेटोसाइट के ऊपर एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर लगे होते हैं जिनको ये वायरस अटैक करता है। इससे पहले कि हम हेपेटो वायरस के साथ इसकी बताएं, पहले देख लेते हैं कि हेपेटोसाइट वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। एक तो उसके बाहर पड़ी होते हैं छोटे छोटे सरफेस एंटीजन्स। क्या पड़े होते हैं? सरफेस एंटीजन। अंदर पड़ी होती है न्यूक्लियो कैस्पिड। क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियो कैस्पिड। और साथ पड़ा हुआ है एक पार्शली स्टैंडर्ड। पार्शली स्टैंडर्ड मतलब ये है कि टेक्निकली तो होना ये चाहिए था कि डबल स्टैंडर्ड, लेकिन ये एक स्टैंड पूरा है और एक स्टैंड इसका कंप्लीट नहीं है, तो उसको कहेंगे
पार्शियली स्ट्रैंडेड डीएनए। अच्छा, अब ठीक है, इसको डीएनए कहेंगे, सरफेस एंटीजन हो गया। और ये है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। वायरस आकर हेपेटोसाइट पर आके लगता है, उसके रिसेप्टर पे, और यहाँ से इंजेक्ट करता है अपना डीएनए मटेरियल। यहाँ पे पड़ा हुआ है हेपेटोसाइट का न्यूक्लियस। डीएनए मटेरियल जैसे ही जाता है हेपेटोसाइट के न्यूक्लियस में, तो वहाँ पे लोकल मशीनरी क्या करती है, इस पार्शली स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट कर देती है इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बना देगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा दो आरएनए, दो टाइप के आरएनए बनाएगा। एक ये आरएनए बना दिया और एक ये वाला आरएनए। इस आरएनए को कहते हैं प्री कोर आरएनए, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं पोस्ट जेनेमिक पीजी आरएनए। ये जो पीजी आरएनए है, ये प्री कोर आरएनए है, ये निकलेगा न्यूक्लियस से बाहर। और हम जानते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के साथ पड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए हैं स्टड्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो जब ये आरएनए यहाँ से निकलेंगे, और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है वो अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो डीएनए वायरस वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। ये जो आरएनए हैं, ये क्या करते हैं, दो तरह के आरएनए बताए थे, एक जिनको कहते हैं प्री कोर, और दूसरा जिसको कहते हैं पीजी आरएनए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप है, जहाँ से हमें टेक्निकली एक कंसेप्ट को निकालना है कि पीजी आरएनए क्या बना रहा है। ये बनाता है सरफेस एंटीजन, ये बनाता है कोर एंटीजन। एंटीजन क्या है, प्रोटीन्स। ये साथ बना रहा है वायरल पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक हो गया। जबकि प्री कोर एंटीजन जो है वो बनाता है ई एंटीजन। क्या बना रहा है, ई एंटीजन। अब हमारे पास प्री कोर भी आ गए और पीजीआरएनए से भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। सरफेस एंटीजन आ गया है, कोर एंटीजन आ चुका है, वायरल पॉलीमरेज आ चुका है। अब होना क्या है कि ये जो पीजीआरएनए है, जिससे हमने कोर एंटीजन बनाए थे, सारा कुछ बनाया था, वो सब इकट्ठे होके एक कैस्पिड की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस कैस्पिड के अंदर क्या है, ये एक वो आरएनए पड़ा हुआ है जिसको हम पीजीआरएनए कहते हैं, और साथ उसके एंजाइम पड़ा हुआ है जिसको पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ सरफेस ये कोर एंटीजन भी मौजूद है, ठीक है। और वो जो पीजीआरएनए ने सरफेस एंटीजन्स बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा बना दिए थे। ये याद रखने वाली बात है कि पॉइंट टू बी नोटेड, इस सरफेस एंटीजन्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कुछ सरफेस एंटीजन्स इस जो वायरस है, जिसको हम फ्यूचर का वायरॉन कहते हैं, इसके साथ आकर लग जाते हैं, ठीक है। एक एनवलप लेता है वो बिफोर रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और उस एनवलप के ऊपर सरफेस एंटीजन आके लग जाते हैं। लेकिन कुछ एंटीजन्स जो हैं, दे आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसी वजह से जब इन्फेक्शन होती है तो पहली चीज़ जो ब्लड में आएगी वो सरफेस एंटीजन है, और सरफेस एंटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा बन रही थी, इसलिए वो ब्लड में आना शुरू हो गई। सरफेस एंटीजन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी इन्फेक्टिविटी में है,
बल्कि आप ये कहें यार सरफेस एंटीजन का मतलब ये है कि इन्फेक्शन मौजूद है, लेकिन इट डज नॉट इंडिकेट डज नॉट इंडिकेट रेप्लिकेशन। इसका मतलब है कि ये रेप्लिकेशन को इंडिकेट नहीं करती, और वो हम बाद में बताएंगे कि ये रेप्लिकेशन को इंडिकेट क्यों नहीं करती। अभी चलते हैं उस प्री कोर आरएनए की तरफ भी। दैट प्री कोर आरएनए, उससे क्या बन रहा है? ई एंटीजन। और ये ई एंटीजन कहाँ जा रही है? सरफेस एंटीजन के बाद ये भी ब्लड में आ रही है। ठीक है, लेकिन सरफेस एंटीजन आने के बाद, यानी शुरू में जब इन्फेक्शन हुआ, सरफेस एंटीजन बॉडी में आई, और तकरीबन 24 वीक्स तक ये एंटीजन जो है वो बॉडी में रहनी चाहिए या रहती है, अगर हमने इसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहना है। ठीक है, और इसके थोड़ी देर बाद ई एंटीजन भी बॉडी में आना शुरू हो जाती है। ई एंटीजन भी आना शुरू हो गई। ठीक है, अब सरफेस एंटीजन 24 वीक्स तक रही, और 24 वीक्स के बाद उसका लेवल नीचे जाना शुरू हुआ, और इस टाइम जो सरफेस एंटीबॉडीज़ हैं उसके ख़िलाफ़, सरफेस एंटीजन के ख़िलाफ़ सरफेस एंटीबॉडीज़ भी बनना शुरू हो गई हैं, जिनको कहते हैं एंटी एच बी एस। ये एंटीबॉडीज़ बनने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए बाज़ बार ऐसे होता है कि सरफेस एंटीजन जाने के बाद सरफेस एंटीबॉडीज़ अभी तक ब्लड में नहीं आई होती, और उस वक़्त अगर टेस्ट करवाया जाए तो ना ही आपको सरफेस एंटीजन नज़र आएगी, और ना ही आपको एंटी एच बी एस एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी। इस पीरियड को हम कहते हैं विंडो पीरियड। ये विंडो पीरियड क्यों हो रहा है? ये इसलिए होता है विंडो पीरियड क्योंकि अब इस स्टेज के अंदर सरफेस एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमने इस बात को यहाँ पे विंडो पीरियड को कोरिलेट करेंगे आगे चल के कि विंडो पीरियड में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है। आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि सरफेस एंटीजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, नंबर वन बात। और ये इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो वायरॉन बनने में इस्तेमाल हो गई एंटीजन, और कुछ जो है वो डायरेक्टली ब्लड में आना शुरू हो गई। जब ये वायरॉन बन के आएगी तो हम कहेंगे कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक सरफेस एंटीजन जो ब्लड में आए तो उसका मतलब है कि वायरस अभी रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट में रेप्लिकेशन हुई हो, यानी वो जो वायरस है उसका नंबर बड़ा हो और अब उसका नंबर बढ़ ना रहा हो, यानी पहले वायरस आया, उसने रेप्लिकेट किया, और अब वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा, वो उसकी रेप्लिकेशन ख़त्म हो गई है। तो इस केस में क्या होगा? वायरॉन्स क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे। इस रेप्लिकेशन में तो वायरॉन्स बनेंगे, लेकिन जैसे ही उसका नंबर रेप्लिकेट करना बंद हो गया, अब वायरॉन बनना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वायरॉन बनने के लिए कोर एंटीजन और डीएनए और कोर एंटीजन का भी होना ज़रूरी है, पॉलीमरेज एंजाइम भी होना ज़रूरी है, और सरफेस एंटीजन होना भी ज़रूरी है। तो वायरॉन तो नहीं बनेंगे, लेकिन क्योंकि जो क्या कहते हैं इसका सरफेस एंटीजन है उसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी ज़्यादा थी, इसलिए चाहे वो रेप्लिकेशन स्टॉप भी हो जाए, इवन एफ रेप्लिकेशन हैज़ स्टॉप्ड, वो जो पहले कहीं रेप्लिकेशन हुई थी उसकी वजह से जो सरफेस एंटीबॉडीज़ थी वो भी अभी तक ब्लड में आ रही हैं। सो आप ये नहीं कह सकते वो ब्लड में अभी तक सरफेस एंटीजन जो हैं वो
ब्लड में अभी तक आ रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर सरफेस एंटीजन अगर ब्लड में आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते यू आर नॉट श्योर कि रेप्लिकेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात रेप्लिकेशन, इवन इफ replication stops, you will still be having surface antigens in the blood। और वो क्यों? क्योंकि प्रीवियसली जब रेप्लिकेशन हुई थी उसकी वजह से जो पूल्स ऑफ सरफेस एंटीजेंस हैं या बनी थी वो अभी तक ब्लड में आ रही हैं, अभी तक ब्लड के अंदर सिक्रीट हो रही हैं। सो सरफेस एंटीजेंस का ब्लड में आने का मतलब ये है कि अगर आपने टेस्ट किया तो अगर आपने देखा कि HBsAg जिसका दूसरा नाम सरफेस एंटीजन है, ये अगर ब्लड में आ रही है तो सिर्फ आप ये कहेंगे कि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट रेप्लिकेशन। ठीक है। अब एक बात ये कि हमने ये देखा कि जब वायरस रेप्लिकेट होता है और वो फाइनली एक कोर एंटीजन से यानी PGRNA से वो वायरस एक एनवलप ले लेता है और उस पर सरफेस एंटीजेंस भी जो है वो लग जाती हैं और कुछ एंटीजेंस सरफेस की जो हैं वो डायरेक्टली ब्लड में आना शुरू हो गई हैं, ब्लड के अंदर आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो वायरॉन है ये जब ब्लड के अंदर आएगा, मिसाल के तौर पे ये ब्लड के अंदर मौजूद है। अब जब ये ब्लड के अंदर आया तो इसकी जो कोर एंटीजन है इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनेगी, anti-HBC एंटीबॉडीज़ ये बनाएगी हमारे बी सेल्स इनके ख़िलाफ़। अब ये कोर एंटीजेंस मौजूद हैं तो किसी वजह से अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था और सरफेस एंटीजन आई और 24वें हफ्ते के बाद ये जो सरफेस एंटीजेंस हैं ये भी ब्लड से ख़त्म हो गई हैं, तब भी और शायद अभी टाइम है सरफेस एंटीबॉडीज़ को बनने का टाइम है। इस टाइम पे ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ ये वो टाइम है जब आप इस anti-HBC एंटीबॉडी को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर अभी भी मौजूद है। क्योंकि जब ये वायरॉन्स बने थे उन वायरॉन्स के ख़िलाफ़ हमारे बी सेल्स ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बना दी हैं। तो इसलिए जब कभी भी विंडो पीरियड होगा, यानी वो विंडो पीरियड कौन सा होता है? विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जब सरफेस एंटीजन भी ख़त्म हो जाए, ब्लड से ख़त्म हो जाए और अभी तक जो सरफेस एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम HBs कहते हैं वो भी ब्लड में अपीयर नहीं, स्टिल नॉट अपीयर। तो अगर कोई टेस्ट करे इन दोनों का तो ना ही आपको ये नज़र आ रही है ना ही ये नज़र आ रही, तो फिर क्या चीज़ नज़र आएगी? नज़र आएगी वो प्रीवियसली जो वायरॉन्स बने थे उनके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, जो कि IgM टाइप की हैं। तो हम इससे चेक करके बता सकते हैं कि भाई भले सरफेस एंटीजन नहीं है, भले ना ही इसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, लेकिन ये टेस्ट बता रहा है कि बॉडी के अंदर वायरस मौजूद है। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले जो एंटीजन्स निकलती हैं वो सरफेस एंटीजन हैं और बाद में उसके बाद निकलती हैं ई एंटीजन्स, और फिर जो वायरॉन्स हैं और वो जब निकलते हैं सर्कुलेशन में आते हैं तो उनके ख़िलाफ़
anti-HBC एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, इसलिए विंडो पीरियड में हम इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आज के लिए ये है कि ये जो ई एंटीजन है, इसके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ई एंटीजन की सिग्निफिकेंस क्या है? हमने अभी तक क्या देखा कि दो तरह के आरएनए बने थे, एक जिसको हम पीजीआरएनए कहते हैं और एक जिसको कहते हैं प्रीकोर आरएनए। ये जो प्रीकोर आरएनए है ये चल के बनाता है ई एंटीजन और ये चल के बनाते हैं वायरॉन्स। ठीक है, तो अगर ये प्री कोर आरएनए बना है तो उसका मतलब टेक्निकली पीजी आरएनए भी बना होगा, और अगर पीजी आरएनए बना है तो वायरॉन्स भी बने होंगे, और वायरॉन्स का मतलब ये होता है कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। जबकि ये जो प्री कोर आरएनए है, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ दूसरे कलर से, अगर ये जो प्री कोर आरएनए है जो कि ई एंटीजन बना रहा है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ वायरॉन, और ये डायरेक्ट स्क्रीट होता है ब्लड के अंदर, और हम जब ई एंटीजन को चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वायरस इज़ इन रेप्लिकेटिंग फेज। सो किस्सा मुख्तसर क्या है कि सबसे पहले आपकी निकलेगी सरफेस एंटीजन, फिर निकलेगी ई एंटीजन, और उसके बाद निकलेगी कोर एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़, कोर एंटीबॉडीज़। और अगर इफ़ इन्फेक्शन रिजॉल्व, इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो क्या होगा, सरफेस एंटीजन्स ख़त्म हो जाएंगी, सरफेस एंटीजन्स ख़त्म हो जाएंगी, और थोड़ा टाइम लेकर एंटी HBS एंटीबॉडीज़ ब्लड में आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है रिकवरी हो चुकी है, या वो ये भी हो सकता है कि कोई किसी ने इम्यूनाइजेशन कराई है तो इम्यूनाइजेशन के बाद HBS के लेवल ब्लड में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। लेकिन इस पीरियड में जब कोई चीज़ डिटेक्ट ना हो, ना ही सरफेस एंटीजन डिटेक्ट हो, ना ही HBS एंटीबॉडी डिटेक्ट हो, इस टाइम सिर्फ एक ही एंटीबॉडी डिटेक्ट हो सकती हैं, वो anti-IgM anti-HBC है, क्योंकि वायरॉन्स शायद ब्लड से निकले थे, हेपेटोसाइट्स ब्लड में आए थे जिनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी थी। तो ये है एक्यूट हेपेटाइटिस और वायरस का स्ट्रक्चर और कैसे वायरस फैलता है। थैंक यू वेरी मच।